RACIT परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी भाई बहनों का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। 10 मार्च 2024 को होने वाली RACIT परीक्षा की तैयारी के लिए पार्ट 15 का ये हमारा वीडियो है। हमने इस प्रकार के कुछ और भी पार्ट्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर आकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल RACIT गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, दस्तावेज में कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में जो कर्सर होता है, आप पहले तो ये जान लेना है कर्सर किसे कहते हैं। जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अक्षर, ठीक है। तो जब भी हम कहीं पे कुछ अक्षर टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा एक टिमटिमाती हुई लाइन चलती है। तो वो जो टिमटिमाती हुई लाइन होती है उसी लाइन को क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो कंप्यूटर में जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कर्सर को हमको लाइन के सबसे शुरू में लेके चले जाना है। इसके लिए किस कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, कीबोर्ड से कौन सी कुंजी बटन कौन सा बटन दबाएंगे तो कर्सर लाइन के शुरू में आ जाएगा। इंसर्ट कुंजी, पेज अप की, या फिर होम की, या फिर टैब की। तो सही उत्तर है इसमें सी, होम कुंजी। जब हम कीबोर्ड से होम बटन दबाते हैं टेक्स्ट टाइप करते समय तो कर्सर लाइन के शुरू में आ जाता है, और कर्सर को अगर लाइन के अंत में लेके जाना है तो हम एंड कुंजी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए होम और लाइन के अंत में लेके जाने के लिए एंड कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किसी सेल का एड्रेस किस पट्टी में दिखाई देता है। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, या फिर फॉर्मूला बार। तो इसमें सही उत्तर है डी, फॉर्मूला बार। कौन सी पट्टी होगी, फॉर्मूला बार। अब ये जो फॉर्मूला बार है ये मेन्यू बार के रिबन्स के नीचे होती है, और ये जो सेल का एड्रेस होता है ये फॉर्मूला बार के बाईं तरफ एक नेम बॉक्स बना हुआ होता है। एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। उस नेम बॉक्स के अंदर सेल का एड्रेस लिखा हुआ होता है, जिस भी सेल के अंदर हमारा कर्सर होता है, ठीक है। जैसे A1, A2, A3 जो भी होगा वो हमको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। और नेम बॉक्स कहाँ होता है, फॉर्मूला बार पर लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, डॉक्यूमेंट में मार्जिन को चुनने के लिए किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। स्क्रॉल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, या फिर रूलर बार। तो मार्जिन किसे बोलते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से जानना है। मार्जिन कहेंगे पेज के चारों तरफ छोड़ी गई खाली जगह। अब पेज में चारों तरफ खाली जगह क्यों छोड़ते हैं, अगर हम पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट निकाल के इन सारे पेजों को एक साथ स्टेपल करते हैं, तो अगर हमने पेज में ये देखो हमने भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ रखी है। ये मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हम पेजों को स्टेपल करेंगे तो ये जैसे पर्सन यहाँ पे शुरू हो रखा है, अगर खाली जगह छोड़ी हुई नहीं रहेगी, इसके ऊपर एक और पेज रख देंगे और फिर स्टेपल कर लेंगे तो क्या होगा, ये अक्सर कट जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, पेज में कुछ खाली जगह छोड़ते हैं। इसके अलावा प्रिंट करते समय अगर पेज थोड़ा सा मुड़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हमने ये खाली जगह छोड़ रखी है तो, ठीक है। तो मार्जिन छोड़ने के लिए कौन सी पट्टी का प्रयोग करते हैं, रूलर बार का प्रयोग करते हैं। किस पट्टी का प्रयोग करेंगे, रूलर बार का। रूलर बार दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल रूलर बार और वर्टिकल रूलर बार। अगर हम पेज में दाएं बाएं खाली जगह छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल रूलर बार का प्रयोग करते हैं, और पेज में ऊपर नीचे खाली जगह छोड़ने के लिए वर्टिकल रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब GUI किसे बोलते हैं ये अच्छे से समझ आना है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर अपन ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राफिक्स को यूज में लिया जा सकता है। ग्राफिक्स यानी कि चित्र दिखाई देने वाली, ये जो चित्र होते हैं
इनको ग्राफिक्स कहा जाता है। जैसे अपन बात करें, जैसे हमको डेस्कटॉप दिखाई देती है, विंडो, टास्क बार, आइकन, माउस पॉइंटर, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये किसके उदाहरण है? जीयूआई के उदाहरण, ग्राफिक्स के उदाहरण, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण है। तो पहले तो ऑप्शन जान लेते हैं। विंडोज़ 10, विंडोज़ एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डोज की फुल फॉर्म, और एंड्रॉयड। तो सही उत्तर है इसमें सी, MS डोज। MS डोज की फुल फॉर्म क्या है? MS का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। DOS का मतलब होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें GUI का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये GUI का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है? ये CUI का उदाहरण है। GUI और CUI। CUI का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण जो है वो MS डोज होता है। GUI नहीं होता है, CUI होता है। अब जानते हैं CUI का मतलब क्या है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसा नाम से ही पता चलता है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अक्षर। तो जिनमें अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, अक्षरों का प्रयोग करके कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, वो है CUI। अभी तो हमको जैसे ये डेस्कटॉप है, विंडोज है, ये दिखाई दे रही है, लेकिन पुराने समय में ऐसे नहीं होता था। पुराने ज़माने में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल हमको कमांडें याद रखनी पड़ती थी। जिसको ज़्यादा कमांडें याद होती वही कंप्यूटर में ज़्यादा एक्सपर्ट माना जाता। और ये जो कमांडें हैं ये केवल अक्षरों में होती। हमको फोल्डर बनाना है, फाइल को सेव करना है, चाहे कंप्यूटर पे कोई भी काम करना है, कैसे करना पड़ता है? अक्षरों को टाइप करके। तो कंप्यूटर को ऑपरेट अक्षरों को टाइप करके ही करना पड़ता था। कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स यानी अक्षर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। MS एक्सेल 2010 की न्यू फाइल खोलने पर उसमें कितने वर्कशीट मौजूद होती है? 3, 5, 6 या फिर 9? तो डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट होती है वो होती है 3। कितनी होगी? 3। लेकिन 3 से ज़्यादा भी अगर अपन वर्कशीट लेना चाहें एक्सेल में तो ले सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट है वो 3 ओपन की हुई हमको मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। कंप्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? वर्किंग एरिया, डेस्कटॉप, प्रिंट व्यू या फिर स्लाइड शो? तो कंप्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वो स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाएगी? डेस्कटॉप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा है? MS वर्ड, एक्सेल, नोटपैड या फिर आउटलुक? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किसे कहा जाता है? जिसमें वर्ड की प्रोसेस की जा सकती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम शब्दों की कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहें, किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें शब्दों से संबंधित, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल आसानी से बनाया जा सकता है। इतने सारे टूल्स इसमें मौजूद होते हैं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का उदाहरण है। हालांकि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अगला प्रश्न नंबर 8। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ के आगे लगने वाला प्रतीक यानी कि जो सिंबल है वो क्या कहलाता है? पैराग्राफ मार्क, बुलेट्स, नंबरिंग या फिर मल्टी लेवल लिस्ट? तो जो चिन्ह लगता है वो चिन्ह यानी कि जो प्रतीक होता है वो कहलाता है बुलेट्स। क्या कहलाएगा? बुलेट्स। इसके अलावा हम पैराग्राफ के आगे नंबर भी लगा सकते हैं, वो नंबरिंग वाला ऑप्शन होगा। तो हमको नंबर नहीं लगाना है, सिंबल लगाना है, इसलिए अपन बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में ये टूल मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। दस्तावेज बनाते समय MS वर्ड में स्पेलिंग गलत होने पर कैसे संकेत मिलता है? स्पेलिंग गलत होने पे टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, टेक्स्ट के नीचे हरे रंग की अंडरलाइन आ जाती है, टेक्स्ट के नीचे लाल रंग की अंडरलाइन आ जाती है, या फिर टेक्स्ट का रंग बदल जाता है। रंग कौन बदलता है? गिरगिट।
तो स्पेलिंग गलत होती है तो उसका संकेत हमको कैसे मिलता है? जो हमारी स्पेलिंग होती है, जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, उन पे लाल रंग की अंडरलाइन आ जाती है। क्या होगा? लाल रंग की अंडरलाइन आएगी। और अगर स्पेलिंग गलत होगी तो हरे कलर की अंडरलाइन, सॉरी, स्पेलिंग की ग्रामर गलत होगी, हालांकि स्पेलिंग गलत होगी तो लाल कलर की अंडरलाइन आएगी, लेकिन अगर स्पेलिंग की ग्रामर गलत होगी तो हरे कलर की अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही मोस्ट हैं। हरे कलर की अंडरलाइन कब आती है? जब स्पेलिंग की ग्रामर गलत हो, और जब स्पेलिंग की गलत हो तो क्या आएगी? लाल कलर की अंडरलाइन आएगी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, नया फोल्डर बनाने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी प्रयोग कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट N, कंट्रोल शिफ्ट C या फिर एल्ट कंट्रोल F? तो इसमें सही उत्तर है बी, कंट्रोल शिफ्ट N का प्रयोग करते हैं नया फोल्डर बनाने के लिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन से हैं? सिस्टम एंड एप्लीकेशन, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर, माउस एंड कीबोर्ड, CU एंड ALU? तो इसमें सही उत्तर रहेगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के ये दो प्रकार के होते हैं। CU और ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी ध्यान में रखना है। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी मेमोरी में ज़्यादा सूचना स्टोर की जा सकती है? 100 KB, 256 KB, 500 GB या फिर 1000 MB? किस में होगी? 500 GB के अंदर। मेमोरी मापने की इकाई के अंदर सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? बिट। 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, और फिर 1024 बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनते हैं, और 1024 किलो बाइट मिलकर क्या बनते हैं? एक मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बनते हैं? एक गीगाबाइट। तो 500 GB इसके अंदर सबसे ज़्यादा सूचना स्टोर करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न नंबर 13, किसी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? मेन पेज, होम पेज, वर्ल्ड पेज या फिर कवर पेज? तो वेबसाइट का जो मुख्य पेज है उसको हम बोलते हैं होम पेज। कोई भी वेबसाइट जो है उसका एक मुख्य पेज जरूर होता है, और वो मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, MS वर्ड में रीडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल R, कंट्रोल J, कंट्रोल S या फिर F4? तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कंट्रोल Z और कंट्रोल Y तो दे ही नहीं रखे हैं। रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? अंडू करना, रीडू करना, ये दो चीज़ें अलग अलग है, आपको पता होगा। हम जब कोई कार्य करते हैं और उससे हमको एक स्टेप पीछे जाना है तो किसका प्रयोग करते हैं? अंडू का प्रयोग करते हैं। और अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल Z होती है। तो मान लो हमने कुछ अंडू करके हम पीछे चले गए कुछ स्टेप, अब हमको लगा कि नहीं हम ज़्यादा पीछे आ गए, इनको वापस आगे लेके आना है, वापस पहले वाली स्थिति में आना है, तो हम रीडू कर सकते हैं। रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल Y। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर F4 कुंजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसका प्रयोग करेंगे? F4। F4 एक फंक्शन कुंजी होती है, और कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से इनपुट उपकरण कौन सा है? मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर या फिर प्रिंटर? तो इनपुट उपकरण कौन सा है इसमें से? माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16, MS पेंट की न्यू फाइल का शीर्षक क्या होता है?
पेंटिंग में जब हम नई फाइल ओपन करते हैं तो उसका टाइटल क्या होगा? डॉक्यूमेंट फर्स्ट, अनटाइटल्ड फाइल फर्स्ट, या फिर वर्कबुक फर्स्ट? तो पेंटिंग का फाइल नेम जो है, टाइटल जो है वो रहेगा अनटाइटल्ड। जब हम पेंटिंग की नई फाइल ओपन करेंगे तो अनटाइटल्ड उसका शीर्षक रहेगा, लेकिन जब हम उसको सेव करेंगे तो जिस भी नाम से सेव करेंगे वो उसका टाइटल हो जाएगा। पेंटिंग में जो फाइल बनती है इसको हम बोलते हैं बिटमैप इमेज, और बिटमैप इमेज की जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो होता है .bmp या फिर .dib। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किस टूल की सहायता से शीट में मौजूद शीर्षक को स्थिर रखा जा सकता है ताकि शीट में डेटा को स्क्रॉल करते समय शीर्षक अपनी जगह पर ही रहें? स्प्लिट, फ्रीज पेन, प्रोटेक्ट शीट, या फिर फिल्टर? तो जब हम स्क्रॉल करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ ऊपर कुछ हेडिंग लिख रखी है, और जब स्क्रॉलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो हेडिंग है वो और ऊपर चली जाएगी, दिखाई नहीं देगी। डेटा दिखाई देगा नीचे वाला, ऊपर वाली हेडिंग दिखाई नहीं देगी। अब जब ऊपर आएंगे तो नीचे जो डेटा एंटर कर रखा है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम फ्रीज पेन का प्रयोग करते हैं तो जहाँ हमारा कर्सर रहता है, जिस सेल में हमारा कर्सर होता है, वहाँ से ऊपर वाला या लेफ्ट साइड वाला डेटा वहीं पे फ्रीज हो जाता है। उसके बाद जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो डेटा वहीं पे मौजूद होता है, वो साथ में स्क्रॉल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। MS वर्ड 2010 में हाइपर लिंक को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? Ctrl+Shift+F, Ctrl+H, Ctrl+Enter, या फिर Ctrl+Click? हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K। जब हम किसी टेक्स्ट को हाइपर लिंक करते हैं तो वो किसी फाइल से, किसी जगह से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। और जब हाइपर लिंक को ओपन करते हैं तो जिस भी फाइल को हमने हाइपर लिंक कर रखा हो वो फाइल या वो पेज ओपन हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपर लिंक किए हुए टेक्स्ट को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Click। हमको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है, माउस से लेफ्ट वाला बटन दबाना है, माउस से क्लिक करना है, तो जो हाइपर लिंक है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? मर्जिंग, अप्लाइंग, सॉर्टिंग, या फिर मार्किंग? तो डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करना, इस प्रक्रिया को सॉर्टिंग करना कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सॉर्टिंग करना। असेंडिंग, डिसेंडिंग, जैसे भी हम करना चाहें सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20। वर्ड पैड में ओवर टाइपिंग प्रक्रिया करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? होम, टैब, स्पेस, या फिर इंसर्ट की? तो इसमें सही उत्तर है डी, इंसर्ट की। ओवर टाइपिंग प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? कर्सर जहाँ पे भी हमारा रहेगा उसके दाईं तरफ राइट साइड में अगर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और जब नॉर्मली हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो क्या होता है, जो राइट साइड में टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम इंसर्ट कुंजी को दबाते हैं तो उसके बाद वो टेक्स्ट आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, एक टेक्स्ट मिट जाएगा, एक अक्षर मिटेगा, उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर जो नया टाइप कर रहे हैं वो टाइप हो जाएगा। वापस ओवर टाइपिंग प्रक्रिया को बंद करना चाहते हैं तो इंसर्ट कुंजी को दबा के बंद कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर इंसर्ट कुंजी का प्रयोग नहीं किया है, कंप्यूटर पास में है, तो कंप्यूटर को ओपन करो, वर्ड पैड को ओपन करो और इंसर्ट कुंजी का प्रयोग करना सीख जाओ। क्योंकि एक बार अगर हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगी। और आप कंप्यूटर नहीं है तो आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है। ओवर टाइपिंग प्रक्रिया करने के लिए इंसर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको अच्छे से ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये हमारे सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।